जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, हम आज ज्योग्राफी की विशेष क्लास में न्यू एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 7वीं का भूगोल का चैप्टर 3 जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी, उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भूकंप के कारण सर्वाधिक हानि कहाँ होती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है उद्गम केंद्र में, अधिकेंद्र से दूरस्थ भाग में, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में और मैदानी भाग में। तो इसका जो ये बी नंबर वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा भूकंप अगर आता है तो हानि कहाँ पे होती है, अधिकेंद्र के दूरस्थ भाग में। अधिकेंद्र क्या होता है दोस्तों, तो पृथ्वी के जो है तो ऊपर का ये वाला भाग होता है जहाँ पे जो है तो क्या हुआ है, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है और यहाँ पे जो है तो ये सारा चीज़ मैग्मा वगैरह निकल करके यहाँ पे ठंडा होकर लावा का रूप लिया है। ठीक है, तो दूरस्थ भाग में। ठीक है, मतलब जो है तो यहाँ से तो निकला है लेकिन ये जा कर के कहाँ पे दूर होता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कि ये यहाँ पर से जो है तो निकलेगा लेकिन ये दूर जाकर इस प्रकार से छिछिलता है, ऐसे छछल जाता है चारों तरफ से। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे ये वाला क्या हो गया, ये हो गया अधिकेंद्र है। ठीक है, क्या है, अधिकेंद्र है ये। ठीक है, अधिकेंद्र। और अगर हम उद्गम केंद्र की बात करें तो ये वाला जो नीचे भूप्रपट्टी के जो नीचे वाला एरिया है ये हो जाता है क्या, उद्गम केंद्र। उद्गम, ठीक है, उद्गम केंद्र है ये। और अधिकेंद्र के निकटतम भाग क्या होगा, तो ये वाला निकटतम भाग है। ये वाला क्या है, निकटतम भाग है। क्या है, निकटतम। निकट यानी कि पास है ना, निकट भाग है, निकटतम भाग ये है। ठीक है, और मैदानी भाग की अगर हम बात करें तो ये मैदानों में आकर के जो है तो जमा हो गया है, एक तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकार की भूकंपीय तरंग कौन सी है। ठीक है, एक प्रकार की जो भूकंपीय तरंग है कौन सी है, इसमें ऑप्शन है जैसे अनुदैर्घ्य यानी कि पी तरंग, अनुप्रस्थ यानी एस तरंग, और जो है तो पृष्ठीय यानी एल तरंग और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो ये डी नंबर वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, मतलब भूकंप की ये तीनों ही जो है तो भूकंप की तरंगे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें अनुदैर्ध्य तरंग की, तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई ये जो है तो इस प्रकार से जो है तो कहने का मतलब जो है तो इस प्रकार से जो है तो दिशा है कोई ये, ठीक है, जाने की, जिसमें जो है तो इस प्रकार से जो है तो कणों का कंपन संचरण दिशा के अनुदिश होता रहता है। ठीक है, उसी को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे कि छड़ में रगड़ने से जो छड़ में कंपन होता है वह छड़ के कंपन के अनुदिश होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है तो कोई ये छड़ है, इसमें जो है तो कंपन करने, इसमें जब हम जो है तो कंपन करते हैं, इसमें जब हम जो है तो रगड़ते हैं कोई चीज़ तो कंपन उत्पन्न होता है, तो वो इस प्रकार से होता हुआ चला जाता है, ऐसे ऐसे चला जाता है। ठीक है, मतलब जो है तो कंपन की अनुदिश होता है, छड़ के जो है तो कंपन अनुदिश होता है। ठीक है, जबकि अगर हम जो है तो इसकी बात करें, अनुप्रस्थ की अगर हम बात करें तो अनुप्रस्थ में क्या होता है कि जो तरंगे होती हैं वो ऊपर नीचे होने लगती, मतलब इस तरीके से होकर वो जो है तो गुजरती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो है तो देख सकते हैं इस तरीके से जो है तो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक आ जाती हैं, फिर यहाँ पे इधर आने लगती हैं। ठीक है, इधर आने लगती हैं तरंगे, ये है जो है तो अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, क्या है ये, अनुप्रस्थ तरंगे, मतलब इसके कणों का कंपन तरंग संचरण दिशा के लंबवत होता है, जो अपनी दिशा में कंपित कर रहे होते हैं। ठीक है, वहीं अगर पृष्ठीय तंत्र की बात करें या पृष्ठीय तरंग की अगर बात करें तो उन तरंगों को कहते हैं जो दो माध्यमों के इंटरफेस पर गमन करती हैं। ठीक है,
दो माध्यमों के इंटरफेस पर गमन करती हैं। गुरुत्व तरंगें पृष्ठ तरंगों का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है तो इसका जो डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। ठीक है, इसमें यह है रिक्टर स्केल, भूकंप मापी, भूकंप लेखी और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, रिक्टर स्केल हो जाएगा। ठीक है, भूकंप की तीव्रता नापने की इकाई क्या है, रिक्टर स्केल है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें भूकंप मापी का, तो इसका प्रयोग भूकंप की तीव्रता मतलब कितनी तेजी से भूकंप आया है और उसकी अवधि मतलब कितनी तेजी से वो आया और कितने जो है तो समय तक वो रहा। ठीक है, तो उसका जो है तो गति और समय दोनों, ठीक है, गति और टाइम, ठीक है, दोनों का जो है तो पता लगाने के लिए सीस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र के माध्यम से धरती में होने वाली जो हलचल हैं उन हलचलों का ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे जो है तो इतना था, फिर यहाँ पे जो है तो इतना हो गया, फिर और ऊपर गया तो फिर इतना हो गया। ठीक है, इस तरीके का जो है तो ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, भूकंप मापी से। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम भूकंप लेखी की बात करें तो इसमें एक क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज का मतलब होता है तिरछा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर का जो है क्षैतिज का मतलब होता है तिरछा। ठीक है, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर ये होता है और लंबवत ये होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये क्षैतिज है। क्या है ये, क्षैतिज, क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज लोलक होता है जो ऊपर आधार शैल से सन्निहित पाए पर चढ़ा रहता है और यह पृथ्वी में काफी गहराई में स्थिर रहता है। कांपती पृथ्वी के कारण लोलक में उत्पन्न कंपनों को उपयुक्त युक्ति से प्रवर्धित और अभिलिखित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि नदी द्वारा बनाया गया भूदृश्य क्या कहलाता है। हमारे ऑप्शन है चाप झील, विसर्प, जलप्रपात, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, मतलब नदी द्वारा बनाया गया भूदृश्य, नदी द्वारा चाप झील बनती है, नदी द्वारा विसर्प बनता है और नदी ही द्वारा जलप्रपात बनता है। जलप्रपात क्या होता है, जैसे यहाँ से कोई जल आ रहा है फिर ये नीचे गिरेगा, ये नीचे जो जल गिर रहा है ना, यही है क्या, जलप्रपात है ये। ठीक है, क्या है, जलप्रपात है। ठीक है, चाप झील क्या होती है, मतलब जो है तो इस तरीके से यहाँ पे जो है तो जल भर जाता है, यही है क्या, चाप झील। ठीक है, ये चाप झील है। क्या है, ये चाप झील, चाप झील। ठीक है, और अगर हम विसर्प की बात करें तो विसर्प जो है तो अपने नाम से ही जो है तो पता चलता है कि ये इस तरह से जब जो है तो जल जाता है, इसे ही जो है तो विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्प, क्योंकि सर्प की तरह चलती है जब नदी। ठीक है, इसे ही विसर्प कहते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि बाढ़कृत मैदान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है नदी, पवन, हिमनद और समुद्री तरंग। ठीक है, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बाढ़कृत मैदान का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, नदी के द्वारा, क्योंकि बाढ़ जो है तो कौन ले आता है, नदी ही लाती है। कौन ले आता है बाढ़, नदियाँ लाती हैं, नदियाँ। ठीक है, बाढ़ जो है नदियाँ ही लाती हैं, इसीलिए बाढ़कृत मैदान का निर्माण नदियों द्वारा होता है। ठीक है, पवनों द्वारा नहीं होता है। पवन यानी हवा जो बहती है ना, भूमि का, मृदा का, मिट्टी का कटाव करती तो जरूर है पवन, उसको जो है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है तो उसको अपर्दन भी करती है, बट वो मैदान का निर्माण नहीं कर पाती है। ठीक है, क्योंकि ये कम मिट्टी ले जा पाती है पवन, और नदी जो है तो बहुत सारी मिट्टियाँ ला पाती है और कंकड़ पत्थर वगैरह सब कुछ जो है तो वो बहा के लाती है, अपने रास्ते में जो भी आते हैं पेड़ पौधे भी बहा कर ले आती है। ठीक है, और उसको ला करके मैदानों में जमा कर देती है, क्योंकि नदी हमेशा जो है तो कहाँ से आती हैं, नदी हमेशा जो है तो पहाड़ों से आती हैं।
पहाड़ों से आती हैं नदियाँ, और आ करके जब ये मैदान में पहुँचती हैं तो इनकी गति जो है तो क्या है, धीमी हो जाती है। तो यहाँ से जो भी वो सारी चीज़ लाती हैं ना, वो यहाँ पे जमा कर देती हैं। ठीक है, और जमा कर देती हैं तो क्या बन जाता है, मैदान बन जाता है। ठीक है, मैदान मैदान बन जाता है। ठीक है, और हिमनद की अगर हम बात करें तो हिमनद क्या होता है, तो हिमनद जो है तो हिम यानी कि बर्फ। ठीक है, हिम का मतलब होता है बर्फ और नद का मतलब होता है नदियाँ। ठीक है, मतलब जो है तो बर्फ वाली नदियाँ, यानी कि बर्फ के पिघलने से, ठीक है, बर्फ के पिघलने से बहने वाली जो नदियाँ हैं वो क्या कहलाएंगी, हिमनद कहलाएंगी। ठीक है, और समुद्री तरंग क्या होती हैं, समुद्रों में आप देखे होंगे, तालाबों के किनारे भी आप देखे होंगे कि इस तरह से जो है तो जल वहाँ पे पानी में जो है तो क्या है, चलता है इस तरह से। ठीक है, जहाँ पे जल भरा होता है तो जल का जो ऊपरी भाग, जो ऊपरी सतह होती है, वहाँ का जल इस तरीके से चलता है। ठीक है, ये होती हैं समुद्री तरंगे, जिसे ज्वार व भाटा भी कहते हैं, और ये जो है तो सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण आते हैं। ठीक है, जब ये जल ऊपर उठता है तो इसे जो है तो ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वार, जो कि सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, और जब ये नीचे गिरकर आगे बढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ वाले भाग को क्या कह देंगे, यहाँ वाले को भाटा कह देंगे। ठीक है, भाटा, जो कि जो है तो पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर जो 6 है कि नदी के मुहाने पर बनने वाला स्थल रूप कौन सा है। ठीक है, मुहाना का मतलब होता है मुंह। क्या होता है, मुंह। ठीक है, नदी के मुंह में जो है, जैसे ये नदी है ना, ये नदी है, यहाँ पे बह रही है। ठीक है, यहाँ पे ये बह रही है, तो ये वाला जो है तो क्या है, ये मुंह है ये। ठीक है, तो नदी के मुहाने पर बनने वाला स्थल रूप कौन सा है, जैसे विसर्प, मतलब इस तरह से जो चलता है, ये जो है तो विसर्प है, ये विसर्प है। ठीक है, विसर्प। डेल्टा, डेल्टा आपको पता होगा, जैसे मान लेते हैं कि एक ये पहाड़ी है, एक ये पहाड़ी है, बीच से क्या हुआ कि यहाँ पे नदियाँ बहती हैं, यहाँ पे नदियाँ बहती हैं, फिर क्या करेंगी कि इस पहाड़ को जब काटेंगी वो तो फिर इस तरीके से काट देंगी। ठीक है, इधर का तो बना रहेगा, लेकिन इधर का जो है तो ये अंदर घुसता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, काट देंगी, और धीरे धीरे इसको फिर और काटते हुए जो है तो अंदर की तरफ ले जाएंगी। ठीक है, इस तरह से जो है तो पहाड़ों का फिर जो है तो आकार कर देगा, क्योंकि यहाँ पे वो चौड़ी कर देंगी, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल नदी बह रही है। तो जब ये नदी बहेगी तो यहाँ की मिट्टी को काट देगी, तो जो ये वाला टापू बन जाएगा ना, इसी को कहते हैं डेल्टा। डेल्टा हमेशा नदियों के द्वारा बनाया जाता है, और डेल्टा का निर्माण हमेशा नदियाँ करती हैं। ठीक है, जलप्रपात की अगर बात करें तो जलप्रपात, जैसे कि यहाँ से जल आ रहा है, फिर ये नीचे की तरफ जब गिरने लगेगा, इसी को जलप्रपात बोलते हैं। छत्रक शैल क्या होती है, ठीक है, इसको अगर हम बात करें दोस्तों, छत्रक शैल जो है तो वो इस प्रकार से होती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है तो ये छत्रक शैल होती है। ठीक है, इस प्रकार से होती है छत्रक शैल। ठीक है, ये छत्रक शैल है। क्या है ये जो है तो छत्रक शैल है। ठीक है, तो इसका जो है तो सही जवाब हमने बताया था आपको कि डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नदी के मुहाने पर बनने वाला स्थल रूप कौन सा है, डेल्टा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि समुद्री तरंग द्वारा बनाई गई दीवार जैसी आकृतियां क्या कहलाती हैं। ऑप्शन है समुद्री गुफा, समुद्र भृगु, तटीय मेहराब और स्टैक। ठीक है, तो क्या कहलाता है, तो इसमें जो ये डी नंबर वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, समुद्री तरंग द्वारा बनाई गई दीवार जैसी आकृतियां क्या कहलाती हैं, स्टैक कहलाती हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि रेगिस्तान के अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक क्या है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है पवन, बढ़ता हुआ जल, हिमनद, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। ठीक है,
रेगिस्तान में अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है, क्योंकि रेगिस्तान में पूरे इस तरह से मान लेते हैं कि जैसे ये स्थल भाग है, यहाँ पे इस तरीके के रेत ही रेत तो होता है, तो इसको क्या होगा कि सबसे ज़्यादा इसको अपर्दन और निक्षेपण, अपर्दन का मतलब होता है कि यहाँ से मिट्टी कट करके और वह हवा एवं जल के माध्यम से, ठीक है, चाहे वो हवा के माध्यम से बह के जाए चाहे वह जल के माध्यम से बह के जाए, अगर वह जो है तो एक स्थान से दूसरे स्थान कट करके बह के गई है ना, वही जो है तो क्या कहलाएगा, अपर्दन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम निक्षेपण की बात करें तो जहाँ पे ये उड़कर जा रहा है ना, बह कर जा रहा है ना, और जहाँ पे जाकर ये यहाँ पे पूरा जो है तो एकत्रित हो जाएगा, आकर के यहाँ पे एकत्रित होने लगेगा, तो इसी को बोलेंगे क्या, निक्षेपण बोलेंगे इसको, ठीक है। मतलब जमने का मतलब ही होता है निक्षेपण, जो अपर्दन होकर मिट्टी गई है वो कहीं पे जाकर जम जाए वही है निक्षेप, ठीक है। तो इस तरह से जो है तो इसका जो ये ए नंबर वाला ऑप्शन है वो सही हो जाता है। रेगिस्तान में अपर्दन का प्रमुख कारण क्या है, अपर्दन और निक्षेपण का जो है तो पवन, ठीक है, हवा सबसे ज़्यादा वहाँ पे निक्षेपण करती है और अपर्दन करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पवन द्वारा बनाई गई भू आकृति कौन सी है। भू आकृति का मतलब भू यानी भूमि, आकृति यानी चित्र, ठीक है। तो भूमि का चित्र कौन सा है जो कि पवन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो जैसे कि ये छत्रक शैल, छत्रक शैल हमने बताया था इस तरीके की थी छत्रक शैल, इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके की थी छत्रक शैल, ये छत्रक शैल है, ठीक है। बालू टिब्बा मतलब यहाँ पे जो है तो कोई जो है तो पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है और इस प्रकार से बारू जा कर के उसी पेड़ के जड़ों में लग जाती है, ठीक है, कुछ उस पेड़ को भी दबा लेती है बालू, वही है बालू टिब्बा, ठीक है। और लोयस तथा उपरोक्त सभी, ठीक है, तो इसका कौन सा वाला हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। लोयस भी हो जाएगा, बालू टिब्बा भी और छत्रक शैल भी, पवन द्वारा बनाई गई आकृतियां, ये तीनों ही आकृतियां जो हैं तो पवन के द्वारा यानी कि हवा के द्वारा ही बनाई जाती हैं। कौन कौन सी, छत्रक शैल, बालू टिब्बा और लोयस, ये तीनों पवन के द्वारा बनाई गई आकृतियां हैं, ठीक है, धरातल पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी, ज्वार भाटा, लावा और मैग्मा, ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको, ज्वालामुखी कहते हैं। क्या, भूपर्पटी यानी भूमि की सबसे ऊपरी परत में खुला ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि कहने का मतलब जो है तो एक भूपर्पटी बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारी जो है, ये हमारी जो है तो पृथ्वी है, ये हमारी जो है तो भूपर्पटी है, ये हमारी मेंटल है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव तत्व है, यहाँ पे गाढ़ा पदार्थ भरा हुआ है, गाढ़ा पदार्थ, ये गाढ़ा पदार्थ में क्या होता है कि पृथ्वी के घूमने के कारण ये रेडियो एक्टिव तत्व यहाँ से निकल के गाढ़ा पदार्थ को गर्म कर देते हैं, फिर ये गाढ़ा पदार्थ जो है तो क्या करता है कि यहाँ पे निकल आता है, यहाँ पे प्लेटें बनी हुई हैं जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे चारों तरफ प्लेटें हैं जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, फिर वो आकर के यहाँ पे लग जाएगा, प्लेटों के नीचे जो है तो दुबक जाएगा, और जैसे ही दरारों के कारण जो है तो सुराखों व दरारों के कारण वर्षा का पानी इन चट्टानों पर पहुँचेगा, तो चट्टान नीचे, ऊपर से जल और नीचे से आग दोनों क्या है मिलेंगे, तो चट्टान कमज़ोर होकर टूटेगी, और जैसे ही टूटेगी तो जो मैग्मा है पिघला हुआ एकदम धधकता हुआ मैग्मा, राख है ना, कीचड़, ये कंकड़, पत्थर, धूल, ये सब निकल करके आएंगे और इस तरह से पृथ्वी के ऊपर जो है तो जमा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसी को बोलेंगे लावा, ठीक है, इसी को बोलेंगे क्या, लावा, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो अचानक निकलने लगते हैं उसी को जो है तो क्या कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कहने का मतलब जो है तो एक ये जो है तो ज्वालामुखी का ही जो है तो प्रकार है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये मृतप्राय ज्वालामुखी है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि कभी एक बार हुआ था, ज्वालामुखी आया था, उसके बाद आज तक नहीं आया है और ना ही आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे जो है तो पानी भर गया है, ठीक है। इसके मुख में क्या हुआ है, बारिश होने के कारण पानी भर गया है, इसलिए अब यहाँ पर कभी भी उद्गार ज्वालामुखी के उत्पन्न होने का कोई जो है तो चांस नहीं है, इसीलिए मृतप्राय ज्वालामुखी कहलाते हैं, ठीक है।
तो इसी प्रकार के जो है तो जो छिद्र होते हैं जो अचानक निकलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो वो ज्वालामुखी ही कहलाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा स्थल मंडल के प्लेटों के गति के करने पर पृथ्वी की सतह पर जो कंपन होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, कब स्थल मंडल प्लेटों की गति करने पर, जो स्थल मंडल की प्लेटें हैं जब वो गति करती हैं तो पृथ्वी की सतह पर कंपन आता है। अब गति क्यों नहीं करें, जैसे कि कहने का मतलब यह एक पूरी प्लेट है, जब प्लेटें टूटेंगी तो ये प्लेट इधर को खिसकेगी और ये प्लेट इधर को खिसकेगी। ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर जो है तो कोई मानव है अगर, या कि कोई घर बना हुआ है या बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, या कि कोई जो है तो यहाँ पे पेड़ ही है, तो वो क्या होंगे, ये जो है तो पूरी तरह से कंपित हो जाएंगे। ठीक है, कांप जाएंगे। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, तो उसे जो है तो इसमें ऑप्शन है जैसे कि भूकंप है, भूकंपीय तरंगे हैं, भूचाल है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, वो भूकंप कहलाएगा, ए नंबर वाला ऑप्शन है। ठीक है, और ये क्यों होता है, क्योंकि जब प्लेट टूटेंगी तभी जो है तो भूकंप आता है। ठीक है, प्लेट के टूटने के कारण ही। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, हमें ऑप्शन है 4, 5, 3 और 2। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तो भूकंपीय तरंगे जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे और एक है पृष्ठीय तरंगे। ठीक है, जो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो ये जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो कैसे होती हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगे इस तरह से होती हैं, मतलब यहाँ यहाँ चलती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे चलती हैं। और जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं वो केवल यहीं यहीं बस चलती हैं, ऐसे चलती हुई जाती हैं। ठीक है, और एक और तरंग थी जो ये पृष्ठीय तरंग। ठीक है, तो दोस्तों पृष्ठीय तरंग ऐसी तरंगे होती हैं जो दो माध्यमों में इंटरफेस करती हैं। ठीक है, जैसे कि एक ये वाला माध्यम हो गया और एक ये वाला माध्यम हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से वो गमन करती रहती हैं। तो यही क्या है, यह जो है तो पृष्ठीय तरंगे हैं, जो कि जिन्हें जो है तो धरातलीय तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो है तो ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इनमें जो है तो ये तीनों हैं। ठीक है, प्राथमिक तरंग और जो है तो यस तरंग, यल तरंग, ये सब जो हैं, ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएंगी। ठीक है, अभी हमने बताया है ऊपर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जहां भूकंप उत्पन्न होता है, तो भूकंप कहाँ होता है, जैसे ये मान लेते हैं कि हमारी एक जो है तो मोटी सी क्या है, कोई एक चट्टान है, कोई एक प्लेट है, कोई एक परत है पृथ्वी की। ठीक है, तो वह उद्गम क्षेत्र की अगर बात करें तो उद्गम क्षेत्र ये होता है, क्योंकि यहाँ से तोड़ना प्रारंभ करता है वो। ठीक है, ये उद्गम क्षेत्र है। ठीक है, और अधिकेंद्र क्या होता है, ये वाला क्षेत्र जहाँ से पृथ्वी के ऊपर वो निकलता है, ये उद्गम है। सॉरी, ये जो है तो अधिकेंद्र है। क्या है ये, अधिकेंद्र, ये अधिकेंद्र है। और ये वाला जो है तो उद्गम है। क्या है, उद्गम, ये उद्गम है। ठीक है, और भूकंपित उद्गम क्षेत्र हो गया। ठीक है, उद्गम केंद्र हो गया, और ये जो है तो उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र दोनों हो गए। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, जहां भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है, तो भूकंप उत्पन्न कहाँ होता है, तो भूकंप कहाँ उत्पन्न होता है इसमें, तो इसका हो जाता है उद्गम केंद्र में। ठीक है, कहाँ पे, उद्गम केंद्र में, यहीं से जो है तो भूकंप की उत्पत्ति होती है। और भूकंप निकलता कहाँ है जाकर पृथ्वी के ऊपर, उस जगह को अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो है तो ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, उद्गम केंद्र। ठीक है, जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है एंजेल जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, उपरोक्त सभी। ठीक है,
तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो ये एंजेल जलप्रपात जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, कौन सा, एंजेल जलप्रपात जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है और यह जो है तो सबसे ऊंचा जो है तो जलप्रपात है। ठीक है, एंजेल जलप्रपात। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि छत्रक शैलें कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन है जैसे रेगिस्तान में, नदी घाटी में, हिमनद में, धरातल में। ठीक है, तो कहाँ पाई जाती हैं, तो रेगिस्तानी वाले क्षेत्र में, यानी कि राजस्थान वाले एरिया में ये रेगिस्तान क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। ऐसे क्षेत्र को रेगिस्तानी क्षेत्र जो है तो कहते हैं। वहीं पर जो है तो ये छत्रक शैलें पाई जाती हैं। ठीक है, छत्रक शैलें कैसे होती हैं, हमने बताया था कि छत्रक शैलें इस प्रकार से बनी होती हैं, इस प्रकार से। ठीक है, ये छत्रक शैलें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।